नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सेहतनामा। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत और उससे जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में बात करते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं इंदौर से न्यू होप फर्टिलिटी आईवीएफ एंड रिसर्च सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर दीक्षा तिवारी, जो आईवीएफ से जुड़ी समस्या और उसके निदान के बारे में जानकारी साझा करेंगी। तो अगर आपको कॉल करना है, कोई जानकारी उनसे लेनी है, कोई बात करनी है, तो आप जो नंबर हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और डॉक्टर दीक्षा तिवारी हमारे साथ जुड़ गई। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले मैं आईवीएफ की टर्मिनोलॉजी को समझना चाहूंगा, और जो दर्शक इससे रूबरू नहीं है, हालांकि अधिकतर लोग अब जानने लगे हैं, लेकिन जो रूबरू नहीं है उनको थोड़ा सा विस्तार से एक बार जानकारी दीजिए इसके बारे में। IVF actually is in vitro fertilization. जी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो हम प्रोसेस करते हैं वो ऐसे कपल्स के लिए है जो लगातार फर्टिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं बट बच्चे नहीं हो रहे हैं, और बेसिक ट्रीटमेंट्स वो ले चुके हैं। जो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, छोटे ट्रीटमेंट्स, वो लगातार लेने के बावजूद अगर वो कंसीव नहीं बेसिकली इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो नॉर्मली, पहले मैं आपको समझाती हूँ, नॉर्मली एक्चुअली हर महीने एक अंडा हर फीमेल में बनता है, जो बनता है, बढ़ता है, रप्चर होता है, और फिर फैलोपियन ट्यूब होती है जिसके द्वारा उसको पिक किया जाता है। और जब बच्चे के लिए ट्राई करते हैं तो जो शुक्राणु रहते हैं वो यूट्रस यानी कि गर्भाशय के थ्रू फैलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं, और एग एंड स्पर्म यानी अंडा और शुक्राणु मिलके ट्यूब में भ्रूण बनता है, जो कि 5 दिन वहां पे कुछ आवाज में आई थिंक प्रॉब्लम आ रहा है, तो नहीं, आपकी आवाज क्लियर आ रही मैम, आप पूरी बात आ रही है क्लियर? ओके। तो जो भ्रूण बनता है वो 5 दिन वहीं डेवलप होके फिर यूट्रस में आता है, और 9 महीने बाद डिलीवरी होती है। तो ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। आईवीएफ में हम क्या करते हैं कि जो काम ट्यूब में होना था उसी को हम बाहर लैब में करते हैं। तो हम जो महिला रहती है उनको लगातार 10-12 दिन कुछ इंजेक्शंस देते हैं, जिनसे हम उनके अंडे बनाते हैं। जब वो अंडे बढ़ जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तब हम उन्हें रप्चर करने का इंजेक्शन लगाते हैं और वो अंडे बाहर निकालते हैं। जिस दिन अंडे बाहर निकालते हैं उसी दिन हम हस्बैंड का जो शुक्राणु है वो लेके भ्रूण बनाते हैं और महिला की बच्चेदानी में प्रत्यारोपित करते हैं। तो ये है आईवीएफ। प्रत्यारोपित करते हैं। तो ये है आईवीएफ। बिल्कुल। सबसे अहम बात इसमें कि क्या वजह है आजकल की आईवीएफ की ओर लोग अब ज्यादा खिंचाव भी महसूस कर रहे हैं, लोग पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। हाँ जी, एक्चुअली क्या है, बिकॉज जो हमारा रहन सहन है, लाइफस्टाइल है, वो पूरा चेंज हो गया है। क्योंकि आजकल फीमेल्स करियर ओरिएंटेड हैं। पहले जिस उम्र में शादी होती थी, बच्चे होते थे, अब वो सब चीज़ें एडवांस हो गई हैं। आजकल पहले करियर ओरिएंटेड फीमेल्स करियर बनाती हैं, तो थोड़ा जो प्रेगनेंसी का एज है वो शिफ्ट हो गया है आगे। तो उस टाइम पे कई प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अंडों को रिलेटेड, और कई इन्फेक्शंस हैं जो होते हैं। कई बार कंसीव हो जाता है लेकिन लोग अबॉर्शंस के लिए जाते हैं, उसमें कहीं इन्फेक्शन चला जाता है। और इतना पोल्यूशन है, स्ट्रेस तो है ही, इतने मोबाइल यूजेज है, रेडिएशन है, स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको इतना बढ़ गया है। तो हर चीज जो है वो इतना अफेक्ट कर रही है फर्टिलिटी को, इसलिए वो एक राइजिंग ट्रेंड में आ रहा है। और लेट ट्रीटमेंट्स जनरली लोग स्टार्ट करते हैं। कई बार लोग थोड़ा पूजा पाठ या इस तरफ भी टाइम वेस्ट कर लेते हैं, तो इस तरफ आते आते थोड़ा सा टाइम लगता है। बट अब लोग शुरू से ही आने की कोशिश करें, थोड़े ओरिएंट हो गए हैं जानने के बाद। बिल्कुल। तो इसलिए ट्रीटमेंट टाइम पे लेते हैं। बिल्कुल, यानी कि ट्रीटमेंट के लिए अब समय पर आ जा रहे हैं लोग। तो मैम, किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है अगर आईवीएफ वो करवा रहे हैं, उसका ट्रीटमेंट लेना वो शुरू कर रहे हैं, तो किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है अगर शुरुआती दौर में ही वो शुरुआत करना चाहते हैं तो? ख्याल जो है स्पेसिफिक, जो भी पेशेंट टू पेशेंट जो भी उनको प्रॉब्लम है, जो कि डॉक्टर प्रिस्क्राइब अगर उन्हें कर रहे हैं, तो उन्हें उन चीज़ों का ख्याल रखना है।
और जो भी इंजेक्शंस हैं उन्हें रेगुलर टाइम पे लग रहे हैं, बिकॉज इंजेक्शंस जो हैं वो टेम्परेचर उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो जो भी डोजेज हैं वो उनको प्रॉपरली जाएं। अगर वो घर लेके जाते हैं इंजेक्शन तो उनका प्रॉपर स्टोरेज होना चाहिए। और अगर उन्हें प्रिस्क्राइब किया है कि आईवीएफ से पहले उन्हें कोई सर्जरी की ज़रूरत है, यूट्रस उनका रिपेयर होना है या कोई लैप्रोस्कोपी की ज़रूरत है, तो वो उसको फॉलो करें। या फिर कुछ और प्रॉब्लम है करेक्टेबल, तो वो करेक्ट हो रही है तो उसको वो करेक्ट करवाएं। टाइमली ट्रीटमेंट लें, अपना टाइम जो विजिट आपको बोली गई है हॉस्पिटल में उस टाइम पे उस डे पे मौजूद होना ज़रूरी है। और जब उनको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाए तो प्रेगनेंसी बेसिकली वैसे ही चलती है जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी एक चलती है। तो कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है प्रेगनेंसी के टाइम पे, बट केयरफुल रहना है और जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर उन्हें कर रहे हैं वो रेगुलर फॉलो करना है। बिल्कुल, उसे रेगुलर फॉलो करना है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे मैम कि आईवीएफ एक वक्त में सबसे आखिरी विकल्प के तौर पर देखते थे, सबसे आखिरी ऑप्शन रहा करता था, लेकिन इन दिनों इसको पहला या दूसरा ऑप्शन के तौर पर भी देखने लगे। क्या ये बात सच है, सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। पहले एक्चुअली आईवीएफ को ऐसा समझा जाता था कि अगर कुछ भी नहीं बचे तो आईवीएफ करवा लो, लेकिन आईवीएफ के अगर रिजल्ट्स इंप्रूव करने हैं, अगर आपको ट्रीटमेंट चाहिए, सपोज किसी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है तो उसे वही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, उसको लिवर का प्रॉब्लम है तो उसको वो ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा बेसिकली। तो आईवीएफ जो एक प्रोसेस है जिसको वो ट्रीटमेंट लगेगा उसको लेना पड़ेगा। अगर सपोज किसी के कपल में हस्बैंड में सपोज शुक्राणुओं की कमी है, बहुत कम है शुक्राणु, तो हमें इक्सी प्रोसीजर जो आईवीएफ इक्सी आजकल हम यूज करते हैं। आईवीएफ में बेसिकली क्या होता है कि एक एग जो रहता है उसके चारों तरफ हम शुक्राणु छोड़ देते हैं, तो शुक्राणु सेल्फ एंटर करते हैं एग के अंदर। ये एक पुरानी टेक्निक है, आजकल ये कन्वर्ट हो गई है इक्सी में। इक्सी में हम क्या करते हैं, सेम प्रोसेस है, वही लैब में होना है। एग्स जब बाहर निकाले जाते हैं तो हस्बैंड का शुक्राणु लेके एक एग के अंदर एक इक्सी प्रोसीजर द्वारा इंजेक्ट किया जाता है। तो उसमें चांसेस बेटर होते हैं एम्ब्रियो बनने के एज कम्पेयर टू आईवीएफ। तो आजकल जैसे अगर हस्बैंड में सपोज नहीं है शुक्राणु, बहुत कम है या मोटिलिटी नहीं है, तो इक्सी अगर वो कराते हैं, जल्दी ट्रीटमेंट लेते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। सपोज किसी का ट्यूब काम नहीं कर रहा है, अब कितना भी अच्छा वो अदरवाइज ट्रीटमेंट ले ले, उनको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा इफ देयर इज अ प्रॉब्लम इन फेलोपियन ट्यूब। जैसे टीबी इतना कॉमन है इंडिया में, अगर इन्फेक्शन है, ट्यूब काम नहीं करती है, तो आईवीएफ इक्सी इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट दैट शुड बी टेकन बाय देम। तो अगर वो राइट टाइम पे लेंगे तो उनको रिजल्ट्स बेटर मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे एग्स का नंबर एंड क्वालिटी दोनों डिक्रीज होता है। तो वो लगातार कम होने से पहले अगर लेंगे तो प्रॉपर एज में आईवीएफ इक्सी के रिजल्ट्स भी डेफिनेटली बहुत अच्छे आएंगे। बिल्कुल मैम, एक चीज़ और समझना चाहूँगा यहाँ पर कि सही एज इसके लिए क्या कही जाएगी? आईवीएफ करवाना हो अगर किसी कपल को तो सही एज क्या फिर होनी चाहिए? सही एज बेसिकली ऐसा कोई कट ऑफ नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि वो जो फीमेल है या मेल है उसको इतनी ही एज का होना चाहिए। उनका एज कुछ भी हो, अगर उन्हें ये ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो वो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत एट द एज ऑफ 24 भी हो सकती है, 30-35 भी हो सकती है। सपोज़ ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उनका ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कितना है। अगर सपोज़ एक यंग कपल है और जिसकी उम्र 20-22 साल है, अभी शादी हुई है और शादी को अभी साल भर भी नहीं हुआ है, अभी बच्चे के लिए ट्राई करते करते उनको इतना भी टाइम नहीं हुआ है, तो उनको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो लिमिट है कि आपको ट्रीटमेंट के लिए कब जाना चाहिए, तो अगर फीमेल की एज 35 से कम है तो अगर उनको वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एटलीस्ट दे शुड ट्राई फॉर होल ईयर, 1 साल तक उन्हें ट्राई करना चाहिए। तब अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो उन्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर डॉक्टर उनके कुछ टेस्ट करके देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो वो बेसिक ट्रीटमेंट से कई बार ठीक हो जाता है। अगर कोई मेजर इशू है तो फिर वो उनको प्रिस्क्राइब करेंगे कि आपको आईवीएफ इक्सी की ज़रूरत है। वहीं पे अगर महिला की उम्र 35 से ऊपर है और 6 महीने हो गए हैं, लगातार वो बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं हो रहा है,
तो उन्हें ज़रूर डॉक्टर के पास जाके अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। वो सिमिलर चीज़ है, अगर कोई मेजर इशू नहीं है तो हो सकता है वो ऐसे ही रिजॉल्व हो जाए, लेकिन अगर कोई मेजर इशू है तो फिर उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा रैदर देन डिलेइंग इट। बिल्कुल मैम, IVF का ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए क्या किसी खास तरह के खान पान की ज़रूरत होती है? डॉक्टर्स इसकी सलाह देते हैं कि पहले से कुछ खान पान ऐसा रखें ताकि IVF का ट्रीटमेंट जो हो वो आसान हो जाए, राह उनकी आसान हो जाए। बेसिकली जो है खान पान की बात करें तो खान पान तो हेल्दी और न्यूट्रिशियस होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो आप नॉर्मली भी हो, चाहे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल एंड हेल्दी न्यूट्रिशन, उसमें आपको एक बैलेंस डाइट लेना है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स सब कुछ बैलेंस मात्रा में होना चाहिए। एक्सेस वेट गेन जो है वो अच्छा नहीं होता, तो हमेशा एक प्रॉपर वेट रखें। पेशेंट का जो BMI हम लेते हैं, जिसमें हम वेट और हाइट को कोरिलेट करके एक BMI कैलकुलेट करते हैं हर पेशेंट का, तो BMI शुड बी प्रॉपर। अगर वो ज़्यादा है, अगर पेशेंट एक्सेसिवली मोटा है, हेल्दी है, तो उसमें कई बार थोड़े रिजल्ट्स में थोड़ा सा दिक्कत आती है। उनको इंजेक्शन के डोजेस भी ज़्यादा लगते हैं, उनका खर्चा भी ज़्यादा होता है, और प्रेगनेंसी के टाइम पे दूसरे प्रॉब्लम्स होना जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो अगर अप्रोप्रिएट वेट पे चीज़ें की जाती हैं तो वो स्मूथली और इजीली निकल जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर दीक्षा, एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि IVF की साइकिल को किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, इसकी शुरुआत कैसे हो सकती है, और कैसे जानकारी मिलनी शुरू होगी यहाँ पर पेशेंट अगर कहें एक तरीके से कि जो वहाँ पर कपल्स पहुँच रहे हैं तो उसको कैसे काउंट करेंगे? काउंट मैं क्वेश्चन नहीं समझी आपका। मतलब इसकी सर्किल कैसे चलती है, शुरुआत कैसे होती है IVF की, पूरी सर्किल कैसे काम करती है? अच्छा, हाँ, ओके। एक्चुअली इसमें क्या है, जैसे फर्स्ट जो भी पेशेंट आते हैं, जो भी कपल्स हैं, जो भी कपल है, सबसे पहले तो महिला एंड पुरुष दोनों के इन्वेस्टिगेशंस होना इम्पोर्टेंट है जिस टाइम पे उनका फर्स्ट विजिट होता है, क्योंकि कई बार 25% केसेस में पुरुष और महिला दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो भी उनके रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से अगर कुछ भी करेक्शन उन दोनों को चाहिए, जैसे सपोज थायराइड है या शुगर बढ़ा हुआ है तो वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अगर ब्लड प्रेशर है तो वो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट विजिट में बेसिकली ये क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, नहीं है, वो असेस हो जाती है दोनों की, हस्बैंड एंड वाइफ की। तो उस टाइम पे उनका हम ट्रीटमेंट प्लान करते हैं कि इस तरीके से चलेगा। तो एक तो फर्स्ट विजिट में उनको ये आना होता है। दूसरी बार जब वो आते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि उनको करीब 10-12 दिन के इंजेक्शंस लगेंगे। तो अगर वो बाहर से या पेरिफेरी से या कहीं दूर से आते हैं तो उनको फिर स्टे करना पड़ता है 10-12 दिन के लिए, और उनको रेगुलरली इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। रेगुलरली जो इंजेक्शंस लगते हैं उनका फिर हम असेसमेंट करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है सोनोग्राफिकली। तो रेगुलर बेसिस पे 2-3 दिन छोड़ के महिला की सोनोग्राफी होती है कि किस तरीके का रिस्पॉन्स है, एग्स कैसे बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, वो इन्फॉर्म किया जाता है दोनों महिला एंड पुरुष को। तो उसके हिसाब से उनकी डोजेज डिसाइड होती है, और जैसे ही अंडे मैच्योर हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हम उन्हें रप्चर का इंजेक्शन देते हैं। उसके बाद उनका हम एग पिकअप करते हैं। अंडे निकालने की प्रक्रिया की जाती है जो कि बेहोशी में की जाती है, ऑपरेशन थिएटर में होती है। और उनको जब हम निकालते हैं देन अगेन वी इन्फॉर्म देम कि वो कितने हैं, कितने मैच्योर oocytes हैं, क्या उनका क्वालिटी है। और हस्बैंड का उस दिन हम आना ज़रूरी होता है। तो उस दिन हस्बैंड को बुलाया जाता है जिस दिन अंडे निकाले जाते हैं, और उस दिन उनका सैंपल लेके भ्रूण बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। तो अगर हस्बैंड कुछ काम में बिजी है, रेगुलर बेसिस पे नहीं आ सकते हैं, तो अगर वो एक दिन हमें दे रहे हैं जिस दिन एग पिकअप है, उस दिन सफिशिएंट है। बेसिकली महिला को रेगुलर बेसिस पे आना होता है।
तो उसके बाद जब एम्ब्रियो हम बनाते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसेस होता है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के 15 मिनट्स के बाद हम उन्हें घर जाने की परमिशन दे देते हैं। तो उसके बाद वो घर जा सकते हैं। तो वहाँ पे डेली रूटीन एक्टिविटी अपना कर सकते हैं। अगर कोई जॉब वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो कर सकते हैं, उसकी मनाही नहीं होती है। यानी कि जो आम प्रेगनेंसी में जिस तरीके से रूटीन फॉलो करते हैं, इसमें भी उस तरह से रूटीन फॉलो कर सकते हैं। तो कितनी विजिट लगभग हो जाती है डॉक्टर्स के यहाँ पर, अगर महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? महिला के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विजिट जो है, उनकी मेन जो विजिट होती है हमारे साथ, वो इंजेक्शंस के टाइम पे रहती है। फर्स्ट विजिट पे तो उनका डायग्नोसिस किया जाता है कि उनको क्या प्रॉब्लम है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। तो बेसिकली मेजरली डिवाइड करें तो 2 ही विजिट होती हैं। फर्स्ट उनका डायग्नोसिस, सेकंड उनका ट्रीटमेंट। लेकिन ट्रीटमेंट के टाइम पे जो IVF स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो उसमें उनको 10-12 दिन इंजेक्शंस लगने हैं। तो उसमें रेगुलर बेसिस पे उनको आना रहेगा 2-2 दिन छोड़ के। और अगर वो इंजेक्शंस हमारे सेंटर पे ही लगा रहे हैं या जिस भी सेंटर पे वो जा रहे हैं वहाँ लगा रहे हैं, तो उन्हें रेगुलरली इंजेक्शंस लगाना है। 2-2 दिन छोड़ के सोनोग्राफी होना है। तो बेसिकली महिला को वो 10-12 दिन हमें देने पड़ते हैं। और जिस दिन उनके एग रिट्रीवल है, उस दिन हस्बैंड को हम 2 दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो आ सकते हैं आफ्टर 2 डेज। तो उनको अपना जॉब या वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो उस दिन आके अपना सैंपल दे सकते हैं। मैम, मेडिकेशन की जब शुरुआत हो जाती है तो क्या किसी तरह की साइड इफ़ेक्ट्स की भी शिकायत आती हैं? किसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं क्या? बेसिकली जो IVF ICSI से रिलेटेड बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसमें से एक ये भी है कि बहुत साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो या इंजेक्शंस पेनफुल नहीं हो या कुछ ऐसा नहीं हो जाए जो संभल नहीं पाए, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के जो लेटेस्ट इंजेक्शंस अवेलेबल हैं वो पेनलेस इंजेक्शंस हैं। उनमें कोई ऐसे मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। उसको हम घर के लिए भी दे सकते हैं, वो घर पे भी लगा सकते हैं, सेल्फ इंजेक्शन कर सकते हैं, किसी की ज़रूरत भी नहीं है उसमें। तो कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक तो ये भ्रांति है। दूसरा एक ये है कि अगर प्रेगनेंसी हो जाएगा तो फिर कंप्लीट बेड रेस्ट करना है, जॉब छोड़ना है, ये दूसरी भ्रांति है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप जैसे नॉर्मल प्रेगनेंसी चलता है वैसे चलाएं, डेली रूटीन एक्टिविटी करें, बस हेवी एक्सर्शन नहीं करें और जो रेगुलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी है वो खाएं, टाइम पे ट्रीटमेंट लें। तो और तीसरी चीज़ ये एक भ्रांति होती है कि एडमिट होना पड़ेगा या हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। ऐसा भी कुछ नहीं है और एडमिशन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। डेली रूटीन बेसिस पे ट्रीटमेंट रहता है। तो ये सब भ्रांतियां हैं एक्चुअली जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल कि एक दर्द के प्रोसेस से यहाँ पर जूझना पड़ सकता है। तमाम आप जो जिक्र कर रहे हैं वो चीज़ें भी हैं इसमें, यानी कि आप ऑफिस आ जा सकते हैं, लेकिन किसी तरह की जैसे व्यायाम अगर आप करना चाहें, ये इससे बच सकते हैं, एक्सरसाइजेज से आप बच सकते हैं, ये माना जाए। एक्सरसाइजेस किसी के सुपरविजन में करें, किसी के अंडर सुपरविजन में करें कि आपका बैक एक या कुछ और समस्या नहीं चालू हो जाए। तो जो भी चीज़ कर रहे हैं किसी के सुपरविजन में करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जैसे हेवी वेट लिफ्टिंग है या कुछ हेवी वर्क है, ये सब तो हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। बिल्कुल। बहुत से दर्शक ऐसा भी जानना चाह रही थी कि क्या वो हेयर डाई कर सकती हैं, नॉर्मल लाइफ जैसे चलती है रूटीन, उस तरह से रूटीन को प्रोसेस को उस तरीके से चालू रख सकती हैं? इस तरह के भी सवाल कुछ पूछे जा रहे हैं हमारे ट्विटर हैंडल पे। हाँ बिल्कुल, देयर इज़ नो कॉम्प्रोमाइज़ विद ब्यूटी। वो डेफिनेटली कर सकते हैं। अपने बालों में कोई भी ट्रीटमेंट लेना है, हेयर कलर करना है, स्ट्रेटनिंग करना है, ब्लो ड्राई व्हाटएवर, दे कैन ईजिली गो अहेड विद दैट। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सब कुछ आप ले सकते हैं पार्लर का एक्टिविटी। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जैसा नॉर्मल प्रेगनेंसी चलता है, IVF ICSI इज़ अ प्रोसेस टू गेट प्रेग्नेंट। एक नेचुरली आप कंसीव करते हो, एक बेसिक ओव्यूलेशन इंडक्शन से कंसीव करते हो, IUI से कंसीव करते हो या ICSI से कंसीव करते हो। ये कंसीव करने का मोड है।
लेकिन जो प्रेगनेंसी एक बार होती है तो फिर ऑल थ्रू आउट वो सेम चलती है जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी चलती है। तो जो प्रिकॉशंस आपके वैसे लेने होते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी में, वही प्रिकॉशन इसमें लेने होते हैं। बिल्कुल मैम, IVF ट्रीटमेंट क्या कई बार लिया जा सकता है ये ट्रीटमेंट, या फिर एक टाइम मतलब एक बार ये लिया जा सकता है, या सिर्फ कई बार इसको ये ट्रीटमेंट लिया जा सकता है? ये भी थोड़ा जानना चाहता हूँ। हाँ, IVF ICSI जो ट्रीटमेंट है उसका कुछ ऐसा नंबर फिक्स नहीं है कि आप एक ही बार कराएंगे या 2 ही बार कराएंगे या 3 ही बार कराएंगे, ऐसा फिक्स नहीं है। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि पेशेंट का कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, उसका एज कितना है, उसने क्या ट्रीटमेंट पहले लिया हुआ है, पिछले ट्रीटमेंट में कोई उसको साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ जैसे कभी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कई प्रॉब्लम्स रहते हैं एसोसिएटेड पेशेंट्स को कि इस इनफर्टिलिटी के अलावा। तो उसका मेडिकली फिट होना हर चीज़ में ज़रूरी है, जो कि मेडिकल असेसमेंट कंसीव कराने से पहले करना बहुत आवश्यक है। तो अगर उनका एज पर्टिकुलर फिट है, बिकॉज IVF ICSI हम एक ट्रीटमेंट का मोड है जिसका डेफिनेटली सक्सेस रेट 100% तो नहीं है, बट आज के ज़माने में विद एडवांस टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेट है इसका। तो जनरली इतने अटेम्प्ट्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है आजकल पेशेंट्स को, लेकिन अगर किसी का बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस है या रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उन्हें एक सेकेंड अटेम्प्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वो ले सकते हैं। बट उनको अपने डॉक्टर से डेफिनेटली वो एडवाइस लेंगे ही कि उनका और कोई अगर एसोसिएटेड फैक्टर्स है तो वो कंट्रोल में होना चाहिए और उनका चेकअप कंप्लीट होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि IVF के लिए अगर आप डॉक्टर के पास कपल्स पहुंचते हैं तो सबसे ज़्यादा किन बातों का ख्याल रखा जाए, सबसे पहले किन बातों का ख्याल रखा जाए? सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर कपल्स जो हैं बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उनको ये जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये आइडिया होना चाहिए कि अगर फीमेल का एज 35 से कम है तो 1 साल तक वो ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, तो उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर कंसीव नहीं हुआ है तो 35 से ऊपर है महिला की एज तो 6 महीने ट्राई करने के बाद उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाना है कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, क्यों कंसीव नहीं हो रहा है, बेसिकली ये डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है। और अगर बेसिक ट्रीटमेंट्स उनके लिए स्टार्ट करते हैं डॉक्टर्स और रेगुलरली वो कंसीव नहीं कर रहे हैं और वो स्पेसिफिकली अगर ICSI या IVF के लिए जा रहे हैं तो उन्हें ये ध्यान रखना है कि जो भी उन्हें ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया गया है वो उन्हें टाइमली लेना है, वेट कंट्रोल रखना है अपना। अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो थायराइड है तो उन्हें वो कंट्रोल में रखना है। थायरोक्सिन का मेडिसिन रेगुलरली लें, ब्लड प्रेशर का मेडिसिन रेगुलरली लें, डायबिटीज़ में शुगर अपना कंट्रोल करके रखें बिफोर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के पहले। और या फिर हस्बैंड को अगर स्मोकिंग या अल्कोहल या टोबैको, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं तो वो उन्हें छोड़ना प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि उससे स्पर्म काउंट चेंज हो जाता है। तो अगर उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होती है अगर वो थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं तो ये सब अगर वो ना करें, छोड़ पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो उम्मीद करते हैं IVF को लेकर अगर किसी के मन में किसी भी तरह की कोई मिथ था, किसी भी तरह की कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, तो उनको यहाँ पर बातें समझ में आई होंगी और IVF आप निश्चिंत होकर करवा सकते हैं जो भी कपल्स चाहते हैं। बहरहाल सेहतनामा में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।